यूक्रेन में पिछले 56 दिनों से जारी जंग की वजह से हर तरफ से तबाही, बर्बादी और विध्वंस की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसके बावजूद दोनों देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बीच सांसद लेसिया वासिलेंको ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया है। लेसिया वासिलेंको ने दावा किया कि इज्यूम में रूस लोगों को जबरदस्ती रूस की सेना में शामिल होने के लिए दबाव डाल रहा है। इतना ही नहीं, यूक्रेन के लोगों को अपने देश के खिलाफ ही लड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। खार्किव में रूस की गोलाबारी में 3 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिसके बाद उनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सामने आई तस्वीरों में दिखा कि जब एक महिला को उसके पिता का शव मिला तो वो फूट फूट कर रोने लगी, जिसके बाद वहां मौजूद महिलाओं ने उसे दिलासा दिया और फिर शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। यही नहीं, सड़क पर कुछ और भी शव पड़े नजर आए, जिन्हें पुलिस वालों ने कपड़ों से ढका। खार्किव के लोगों का आरोप है कि रूसी फौज आम लोगों को भी नहीं छोड़ रही है। по всей Украине бьют। वहीं वीडियो के आखिरी हिस्से में कुछ गाड़ियां भी हमले के बाद बर्बाद नजर आईं और सड़क पर टूटी दुकानों का मलबा बिखरा दिखा। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, रूसी तोप ने यूक्रेन के सप्लाई ट्रक को उड़ा दिया है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीर इज्यूम के दक्षिण इलाके की है, जहां रूस ने यूक्रेन के सप्लाई ट्रक को बम से उड़ा दिया है। बम का गोला जैसे ही यूक्रेन के ट्रक पर गिरा, वहां धुआं ही धुआं दिखा। सप्लाई ट्रक पर यूक्रेन की सेना के खाने का सामान था, जिसको रूस ने पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। चीन और रूस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अमेरिका दूर की प्लानिंग करने में जुटा है। खबर है कि अमेरिका एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है जो कि अगर सफल रही तो बहुत बड़ी गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि वो अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइलों को बेहद घातक बना देगी। और इसके लिए अमेरिका की एक कंपनी एक ऐसा अनोखा मटेरियल तैयार कर रही है जिसे अमेरिकी सेना की हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। इससे हाइपरसोनिक मिसाइलों का वजन भी कम रहेगा और वो तेज तापमान को भी झेल पाएंगी। हाइपरसोनिक मिसाइलें अपनी स्पीड की वजह से ही जानी जाती हैं। वो आवाज की रफ्तार से कम 5 गुना तेजी से उड़ सकती हैं। इस तेज स्पीड की वजह से हाइपरसोनिक मिसाइलों के विस्फोटक को गर्मी से बचाना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से या दूसरी वजहों से विस्फोटक को दुश्मन के लिए मुसीबत खड़ी करने से पहले ही नुकसान पहुंच सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन ने अजोस्तर शहर का वीडियो जारी किया है। ड्रोन से बनाए गए इस वीडियो में शहर में हर तरफ तबाही दिख रही है। रूसी सेना ने अजोस्तर शहर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। हर तरफ यहाँ मलबा है, मकानों से अब भी धुआं निकलता देखा जा सकता है। तो वहीं कारखाना खंडर में तब्दील हो चुका है। ब्रेकिंग न्यूज ताइवान से। खबर है कि ताइवान को दुनिया से पूरी तरह अलग थलग करने के लिए चीन ने खतरनाक प्लान बनाया है। पता चला है कि चीन ने ताइवान का इंटरनेट काटने की योजना बनाई है। यूक्रेन युद्ध के बाद से ही माना जा रहा है कि चीन किसी भी वक्त ताइवान पर हमला कर सकता है, और अब पता चला है कि जंग छिड़ने के साथ ही चीन ताइवान को तकनीकी तौर पर पूरी तरह लाचार कर देगा, क्योंकि रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन ने टेक्नोलॉजी को हथियार बनाया और रूस के छक्के छुड़ा दिए, जिससे चीन ने सबक लिया और उसने ताइवान के लिए यह प्लान तैयार किया। अरुण सिंह जुड़ रहे हैं हमारे साथ यूक्रेन से। अरुण, क्या पता चल रहा है? जी किशोर, यूक्रेन एक छोटा सा देश है, लेकिन जिस तरह से उसने परमाणु शक्ति संपन्न और महाशक्ति रूस के सामने लड़ाई लड़ी है, उससे चीन के कान खड़े हो गए हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान को अपने देश में मिलाने का जो प्लान तैयार किया था, उसमें बड़ा बदलाव किया है। ये बड़ी खबर है। शी जिनपिंग ये चाहते हैं कि जब वो ताइवान पर हमला करें तो कोई देश ताइवान की मदद न कर सके, जैसे कि मदद जेलेंस्की को मिली, यूक्रेन को मिली पश्चिमी देशों से, और उसके बाद उसने रूस के साथ लंबी लड़ाई लड़ी है। तो ये बदलाव किया है शी जिनपिंग ने कि जब वो ताइवान पर हमला करें तो ताइवान को काट करके पूरी दुनिया से अलग थलग कर दें। तो यूक्रेन की जंग शुरू होते ही अटकलें लगने लगी थीं कि चीन किसी भी वक्त ताइवान पर हमला कर सकता है, लेकिन अब एक बड़े खतरे ने ताइवान की टेंशन बढ़ाई है। माना जा रहा है कि ताइवान पर हमला हुआ तो चीन एक झटके में ताइवान को पूरी दुनिया से काट देगा। वो भी इस तरह से कि न तो ताइवान अपनी बात किसी तक पहुंचा सकेगा और न ही ताइवान में होने वाली किसी हलचल की खबर दुनिया को मिल पाएगी। चीन एक झटके में कुछ ऐसा कर सकता है कि ताइवान दुनिया से मदद तक मांग नहीं पाएगा। चीन ऐसा माहौल बना देगा कि जो वो कहेगा पूरी दुनिया को सिर्फ वही सुनाई देगा। ताइवान में चीन कितनी भी ज्यादती करे, युद्ध के किसी भी नियम का उल्लंघन करे या दरिंदगी की सारी हदें पार कर दे, ताइवान अपना दर्द किसी को सुना नहीं पाएगा। ताइवान को भी पता है कि चीन कभी भी हमला कर सकता है, इसलिए वहां अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पूरा देश एक बड़ी जंग के लिए हाई अलर्ट पर है। लेकिन परेशानी यह है कि यूक्रेन और ताइवान में बहुत कुछ बिल्कुल अलग है। सबसे बड़ा अंतर यह है कि ताइवान एक टापू है जिसकी कोई जमीनी सीमा नहीं है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है,
और समुद्र भी ऐसा जिसमें चीन की नौसेना की ताकत अमेरिका तक की टेंशन बढ़ा रही है। ताइवान के एक तरफ दक्षिण चीन सागर है, दूसरी तरफ पूर्वी चीन सागर है। जिस दिन ताइवान पर हमला होगा उसी दिन चीन ताइवान को आसानी से चारों तरफ से घेर सकता है। लेकिन टेंशन इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। चिंता यह है कि ताइवान में इंटरनेट जिन तारों के जरिए पहुंचता है वो समुद्र के नीचे बिछी हुई है। दुनिया भर में ऐसी तारों का जाल फैला जिनसे इंटरनेट पूरी दुनिया तक पहुंचता है। लेकिन बहुत से देश ऐसे हैं जो केवल अंडर सी केबल्स पर निर्भर है। ऐसा ही मुल्क है ताइवान। मतलब यह कि अगर समुद्र में चीन ने उन तारों को काट दिया जिनके जरिए ताइवान तक इंटरनेट पहुंचता है तो पूरे ताइवान में इंटरनेट चलना बंद हो जाएगा। और अगर इंटरनेट चलना बंद हुआ तो पूरा देश एक झटके में ठप हो जाएगा। बाकी के टेलीकॉम नेटवर्क को ठप करना चीन के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं बचेगा। मतलब यह कि न तो ताइवान से कोई वीडियो दुनिया तक पहुंच पाएगा, न ही चीन के हमले की कोई तस्वीर पहुंच पाएगी। दुनिया केवल वही देखेगी और सुनेगी जो चीन दिखाना या सुनाना चाहेगा। और चीन के लिए यह काम कुछ ऐसा ही है जैसा वो दशकों से करता आया है। पूरे चीन में लोग सिर्फ वही देखते और सुनते हैं जो चीन चाहता है। लोगों की आवाज दबाने में चीन का कोई सानी नहीं। वहां के वीगर मुसलमानों पर हो रही ज्यादतियां हों या फिर किसी और समुदाय पर हो रहे जुल्म हो, चीन ने दुनिया के सामने जमीनी हकीकत कभी नहीं आने दी। इसीलिए चीन पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप भी कभी नहीं लगे। अगर ताइवान में इंटरनेट बंद हो गया तो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जुल्म की खबरें कभी दुनिया तक नहीं पहुंच पाएंगी। लेकिन ताइवान की सबसे बड़ी टेंशन यह है कि अगर इंटरनेट कट गया तो चीन से खुद को बचाने की आधी जंग वो पहले ही हार जाएगा। ताइवान के लिए सबसे बड़ी मिसाल तो यूक्रेन बना हुआ है, जिसने इंटरनेट के जरिए ही पुतिन की हर चाल का जवाब दिया। पूरी दुनिया के सामने बुचा और मारियोपुल जैसे शहरों में हो रही तबाही की खबरें पहुंच पाईं। रूस की फौज पर दबाव बनाने में इंटरनेट बहुत अहम साबित हुआ। तो वहीं कूटनीतिक मोर्चे पर भी ज़ेलेंस्की ने इंटरनेट की ताकत को बड़ा हथियार बना लिया। बार बार उन्हें संदेश जारी कर यूक्रेन के लोगों का हौसला बढ़ाया और उसी वक्त रूस के प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश भी किया। इंटरनेट की ताकत अगर यूक्रेन के पास न होती तो यूक्रेन दुनिया के बड़े मुल्कों से हथियार तक मांगने की हिम्मत नहीं कर पाता। यूक्रेन की जंग में इंटरनेट की यही ताकत ताइवान का सबसे बड़ा डर बनी हुई है। अगर चीन ने समुद्र में बिछी तारें काट दी तो ताइवान पूरी दुनिया से कट जाएगा। न कहीं से मदद मांग पाएगा, न ही किसी को अपनी हालत बता पाएगा। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, रूस ने 31 और यूरोपीय डिप्लोमेट्स को रूस छोड़ने को कह दिया है। ये 31 डिप्लोमेट्स यूरोप के 3 देशों से हैं। इसे रूस की टिट फॉर टैट पॉलिसी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले ही हॉलैंड, बेल्जियम और ऑस्ट्रिया ने रूस के राजनयिक को देश छोड़ने को कहा था। अब रूस ने इन तीनों देशों के राजदूत को मॉस्को छोड़ने का आदेश दिया है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर बहुत भयानक हमला बोला है। एक नई जंग का आगाज हुआ है। रूस ने पूर्वी यूक्रेन यानी डॉनबास में युद्ध शुरू कर दिया है। बीते कई दिन से रूस डॉनबास पर हमला करने के लिए जबरदस्त ताकत जुटाने में लगा था और यूक्रेन का दावा है कि वो ताकत रूस ने अब झोंक दी है। वैसे यूक्रेन लगातार ये कह रहा था कि पुतिन की सेना कीव से निकलकर डॉनबास पर कब्जा करने के लिए तगड़ी तैयारी कर रही है। इस बीच कई सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई थी जिनमें रूसी सेना के कई काफिले टैंकों, तोपों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ पूर्वी यूक्रेन में घुसते दिखे थे, जिन्होंने अब डॉनबास में हमला बोल दिया। अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूक्रेन से। अरुण, क्या पता चल रहा है? जी किशोर, यूक्रेन में जंग को और धार देते हुए पुतिन ने नए चरण की शुरुआत की है और यह शुरुआत हुई है डोनबास इलाके से, क्योंकि जिस तरह के सबूत, जिस तरह की तस्वीरें डोनबास इलाके से आ रही हैं, कहा यह जा रहा है कि पुतिन ने अपनी रणनीति में बहुत बड़ा बदलाव किया है और अगर यह बदलाव सफल रहता है तो बाकी जो इलाके हैं यूक्रेन के जहां पर उनकी मिसाइलें गिर रही हैं वहां भी इसी रणनीति के जरिए वो यूक्रेन को घुटने पर लाने की कोशिश करेंगे। मतलब जिस बात का डर था वो ही हो गई। रूस ने रात के अंधेरे में डॉनबास में यूक्रेन के सेना के 13 अड्डों पर अपनी मिसाइलें दागकर जंग का ऐलान कर दिया, जिसके बाद यूक्रेन ने दावा किया रूस ने युद्ध का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। मार्च में कीव और उत्तरी यूक्रेन से खाली हाथ लौटने के बाद रूस ने कहा था कि उसका नया टारगेट यूक्रेन का डॉनबास है और लगभग 1 महीने बाद उसने डोनेस्क, लुहांस्क और खार्किव जैसे पूर्वी यूक्रेन के प्रांतों की पूरी फ्रंट लाइन पर एक साथ मिसाइलें, गोले बरसाकर हमला बोल दिया। जिसके बाद डॉनबास से जो तस्वीरें सामने आई उनमें रूस की तोपें ऐसी गरजती दिखी मानो यूक्रेन का खून पीने के लिए तड़प रही हों। डॉनबास में युद्ध से पहले महज प्रैक्टिस करके ही रूस की तोपों ने डॉनबास में ऐसी दहशत फैला दी कि भयानक जंग का ट्रेलर देखने को मिल गया।
लेकिन इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई उन्हें तो देखकर ही अंदाजा हो गया कि डॉनबास बारूद की बलि चढ़ने वाला है। तस्वीरों में रूस के झंडे लगे सेना के टैंकों, तोपों, ट्रकों का लंबा चौड़ा काफिला फ्रंट लाइन पर यूक्रेन से दो हाथ करने के लिए दौड़ता दिखा। इसी के साथ व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी डॉनबास में जंग छिड़ने का ऐलान कर दिया। Що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувалися. हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह दावा भी किया कि डॉनबास में भी रूस को कीव की तरह मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन उतना आसान नहीं है। डॉनबास का गणित कीव से बिल्कुल अलग है। डॉनबास में रूस का पलड़ा भारी है, इसलिए वहां रूस को धूल चटाने में यूक्रेन के पसीने छूट सकते हैं, क्योंकि डॉनबास पूर्वी यूक्रेन का वो हिस्सा है जिसमें डोनेस्क और लुहांस्क प्रांत आते हैं। ये दोनों प्रांत रूस की सीमा से लगते हैं। और तो और डोनेस्क और लुहांस्क में रहने वाले लोगों की बड़ी तादाद रूसी भाषा बोलती है, मतलब लोग हैं यूक्रेनी लेकिन बोलते हैं रूसी। वो खुद को यूक्रेन के बजाय रूस के करीब मानते हैं। इसलिए 2014 से डॉनबास में यूक्रेन से अलग होने के लिए विद्रोह छिड़ा हुआ। विद्रोही अपनी ही सरकार के खिलाफ हथियार उठाए हुए हैं, और ये विद्रोही अकेले नहीं हैं, इनके सिर पर रूस का हाथ है। डॉनबास के काफी हिस्से पर रूस के समर्थन वाले इन अलगाववादियों ने कब्जा किया हुआ भी है। मतलब कहने को तो डोनेस्क और लुहांस्क यूक्रेन का हिस्सा है, लेकिन वहां के एक बड़े इलाके पर रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों का राज चलता है। मतलब सीधे सीधे कहें तो डॉनबास रूस के हाथों की ही कठपुतली है। इतना ही नहीं, 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला बोलने से पहले पुतिन ने डोनेस्क और लुहांस्क दोनों को आजाद देश की मान्यता भी दे दी थी। मतलब डॉनबास में आधे से ज्यादा लोग रूस के ही हमदर्द हैं। वहां रूस के पास एक और बढ़त है। डॉनबास का इलाका कीव के शहरी इलाके जैसा नहीं है। कीव में रूस की सेना को बड़ी बड़ी इमारतों से घिरी बंद जगहों और घने पेड़ों के बीच जंग लड़नी पड़ी थी, लेकिन डॉनबास का इलाका विशाल मैदान की तरह, मतलब काफी खुला है। जंग लड़ने के लिए इस तरह का क्षेत्र बिल्कुल फिट होता है, क्योंकि वहां सेना की मूवमेंट आराम से हो पाती है। यही चीज रूस के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकती है। अब क्योंकि डॉनबास का इलाका रूस के काफी पास है, इसलिए रूस की सेना को वहां अपने सैनिकों को खाना पानी पहुंचाने, उन्हें हथियार देने, उनसे बात करने में कम्युनिकेशन और लॉजिस्टिक्स वगैरह की वैसी दिक्कत नहीं होगी जैसी कीव में हुई थी। महायुद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा यूक्रेन को और हथियार सप्लाई करेगा। यह फैसला इन तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया। इस बैठक से कुछ देर पहले अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने बड़ा ऐलान किया है। पेंटागन का कहना है कि अमेरिकी वायुसेना ने यूक्रेन के किसी अज्ञात स्थान पर भारी संख्या में मिलिट्री एंड भेजा हुआ है। यूक्रेन ने दावा किया कि डॉनबास में रूस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उसकी सेना पूरी तरह तैयार है। डॉनबास पूर्वी यूक्रेन का वो हिस्सा है जिसमें डोनेस्क और लुहांस्क इलाके आते हैं। इन दोनों इलाकों में 2014 से ही रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों और यूक्रेन की सरकार के बीच संघर्ष जारी है। यही नहीं, जंग शुरू होने से पहले ही रूस ने इन दोनों इलाकों को अलग देश की मान्यता दे दी थी। जबकि कीव और उत्तरी यूक्रेन से अपनी सेना को पीछे हटाने के बाद खबर है कि रूस का अब पूरा फोकस डॉनबास पर ही है। यानी रूस किसी भी कीमत पर इस पर कब्जा करने की फिराक में है। इस बीच यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उसकी सेना ने रूस के इस सपने को तोड़ने के लिए कमर कस ली है। सामने आए इस वीडियो में यूक्रेन के सैनिक जगह जगह तैनात दिखे। कहीं खुले मैदान में बंकर बनाकर उन्होंने मोर्चा संभाला, तो कहीं पेट्रोलिंग कर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। कहीं थोड़ी सी भी हरकत होने पर यूक्रेन के सैनिक जवाबी कार्रवाई करते नजर आए। हालांकि डॉनबास में यूक्रेन की सेना का सामना न केवल पुतिन के सैनिकों से है, बल्कि विद्रोहियों ने भी उनकी नाक में दम कर रखा है। महायुद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर बता दें, दुनिया भर में चीजों के दामों में हुई बढ़ोतरी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को जिम्मेदार माना है। पहले कोविड और फिर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के बाद पूरी दुनिया में तेल, गैस और खाने पीने के दाम बढ़े हैं। अमेरिका में इन्फ्लेशन पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा है। इस महंगाई के लिए बाइडेन ने सीधे तौर पर पुतिन को जिम्मेदार माना है। मारियोपोल में जंग लड़ रहे यूक्रेन के सैनिकों को रूस ने अब तक का सबसे खतरनाक अल्टीमेटम दे दिया। वहां जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन की सेना रूस के सैनिकों और चेचन लड़ाकों का मुकाबला कर रही है, जिन्हें अब रूस की सेना की तरफ से यह चेतावनी दी गई कि या तो वो हथियार डाल दें या फिर मरने के लिए तैयार हो जाएं। यानी मारियोपोल के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा जमाने के बाद रूसी सेना और चेचन लड़ाके अब वहां यूक्रेन के बचे हुए सैनिकों पर किसी भी तरह जल्द से जल्द जीत हासिल करना चाहते हैं। असल में मारियोपोल पर कब्जे की जंग करीब 2 महीने से चल रही है। वहीं जंग की शुरुआत में यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सेना को कड़ी टक्कर दी,
लेकिन जैसे ही पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव ने अपने खूंखार लड़ाकों को मारियोपोल भेजा तो पासा पलट गया। रूसी सेना के साथ मिलकर चेचन लड़ाकों ने मारियोपोल में ऐसी तबाही मचाई कि पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया। और वहां उन्होंने कभी टैंकों से गोले दागे तो कभी मिसाइलें बरसाकर बड़ी बड़ी इमारतों को धराशायी कर दिया। कादिरोव के लड़ाकों ने शहर में ऐसी दहशत फैलाई कि लाखों लोग डरकर शहर ही छोड़ गए। यूक्रेन के सैनिकों को मात देने के लिए चेचन लड़ाकों ने शहर की गलियों को गोलियों से पाट दिया। और अब पुतिन की फौज ने अज़ोस्टल स्टील प्लांट में छिपे यूक्रेन के सैनिकों से साफ कह दिया कि अब जिंदा वो ही सैनिक बचेगा जो हथियार डाल देगा। यही नहीं, खुद रमजान कादिरोव ने दावा किया कि कुछ ही घंटों में अज़ोस्टल स्टील प्लांट उनके पंजों में होगा। महायुद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी सेना ने यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया में बहुत बड़ा हमला बोला है। पहले भी रूसी सेना इस शहर पर हमला बोल चुकी है। यहाँ के परमाणु संयंत्र पर रूस ने एक समय कब्जा भी कर लिया था, लेकिन यूक्रेन के पलटवार के बाद रूसी सेना ने यह शहर छोड़ दिया। और अब खबर यह है कि रूस ने एक बार फिर ज़ापोरिज़िया पर बड़े पैमाने पर हमला बोला है। यूक्रेन ने मारियोपोल के अज़ोस्टल स्टील प्लांट में अपने सैकड़ों नागरिकों के फंसे होने का दावा किया। यूक्रेन के मुताबिक ये लोग रूसी सेना और चेचन लड़ाकों से जान बचाकर शहर के कई हिस्सों से भागे और प्लांट में जाकर छिप गए। और उसी प्लांट पर रूस की सेना की तरफ से भारी बमबारी की गई, जिसके बाद अज़ोस्टल स्टील प्लांट से धुएं का कई किलोमीटर ऊंचा गुबार निकलता नजर आया। वहां से उठता काला गाढ़ा धुआं ये बताने के लिए काफी था कि रूसी सेना के हमले ने प्लांट को कितना नुकसान पहुंचाया होगा। मारियोपोल के स्टील प्लांट पर हो रहे ताबड़तोड़ हमलों के बीच ही यूक्रेन ने रूस पर एक बड़ा आरोप लगा दिया। उसके मुताबिक मारियोपोल के करीब 1000 लोग जान बचाने के लिए अज़ोस्टल स्टील प्लांट में छिपे हुए हैं और इन लोगों में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। लेकिन रूस की सेना मिसाइलों और रॉकेट से हमला करके उन सभी को मार देना चाहती है। लेकिन रूस की सेना की तरफ से यूक्रेन के इस आरोप को सिरे से नकार दिया गया। रूसी सेना के मुताबिक अज़ोस्टल स्टील प्लांट में मारियोपोल के नागरिक नहीं बल्कि यूक्रेन की सेना के जवान छिपे हुए हैं, जो उनकी सेना और चेचन लड़ाकों के वार से डरकर